प्रथम सेमेस्टर 2016 हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो प्रश्न पत्र हुआ था 2016 का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक वीडियो देखिएगा। जैसे देखो यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो देखो जब भी गुणात्मक कहे, याद रखो जब भी गुणात्मक कहे तो आपको कुछ नहीं करना है, दी गई संख्या को पलट दो। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, दी गई संख्या को हमें क्या होना है, पलट देना है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 का 3 प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा है। तो आप क्या लिखो, आप लिखो 4 का 3 यक्स प्रतिशत है, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, 4 का मतलब होता है गुणे 4 का कितने प्रतिशत है, तो यक्स प्रतिशत है। 4 का 3 जो है वो यक्स प्रतिशत है, तो यानी कि 4 का यक्स परसेंट बराबर किसके है, 3 के है, ठीक है। यहाँ से सीक्वेंस क्या निकल रहा है, 4 का जो यक्स परसेंट है वो किसके बराबर है, 3 के। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे यक्स बटे 100। का मतलब क्या होता है, गुणा। और देखो परसेंट का भी लिखने का तरीका क्या होता है, ये देखो परसेंट के बगल में क्या लिखा गया है, परसेंट के बगल में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है आपका 2 जीरो और एक डंडा। तो इसका मतलब ये दोनों जीरो हो गए और ये वाला डंडा हो गया, बगल में 1 लगा दो, बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पे 3 लिख दो, फिर देखो ये 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का यहाँ गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब हो गया कि 4 का 3 जो है वो 75% है। 4 का 3 जो है वो कितना है, 75% है। अगला सवाल दिया गया है a माइनस बी माइनस 2a। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो a माइनस, फिर उसके बाद b माइनस 2a। याद रखो कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आपको मिल जाए, किसी भी ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के सारे चिन्ह को बदल देता है। अब देखो अंदर क्या है कि इस b के पास प्लस है, इस b के पास क्या है, प्लस है, तो इसको चेंज कर देगा माइनस में और इस माइनस को चेंज कर देगा प्लस में, ये जो माइनस है, ठीक है। तो a लिखते हैं और इस b के पास क्या है, प्लस है, तो ये चेंज हो गया माइनस में, और इसके पास क्या है, माइनस है, तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो इस a के पास भी प्लस है और इस a के पास भी प्लस है, तो जब समान राशियों के पास समान चिन्ह हो तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी ये दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी 3a माइनस बी। तो आंसर क्या होगा 3a माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वो देखते हैं। लिखा गया है दो संख्याओं का मस जो है वो 35 है और उनका लस जो है वो 525 है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मस गुणे क्या लिख सकते हैं, लस बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो याद रख लो। तो मसा का मान कितना दिया गया है 35 लिख लो, लसा का मान कितना दिया गया है 525 दिया गया है, बराबर एक संख्या उनमें से हम मान लेते हैं, पहली संख्या हमारी 175 है, तो दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या का हम दे देते हैं यक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। तो देखो 175 इसके साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इस 175 को जब इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग करेगा, यानी ये हो जाएगा 35 गुणे 525 डिवाइडेड बाई 175 के। अब इसको काटना शुरू करो, तो आप देखो 25 से अगर काटोगे तो 25 से काटोगे तो ये आपका कट जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, और फिर 25 दूना 50, 2 बचेगा, फिर 25 एकम 25, ठीक है। तो 21 बार में गया, फिर 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21, और 35 तियाँ 105 होता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 105, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी भी संख्याएं मान लो लिखा गया है 5 6 7, ठीक है, फिर संख्या लिखी गई हो 6 5 7, फिर संख्या लिखी गई हो 5 8 7, ठीक है। तो ये तो तब हो गया जब दशमलव है ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 5 है वो सब का सब दशमलव के बाद दिया गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो कि अगर संख्या में दशमलव ना लगा रहे, ध्यान से समझना, अगर किसी संख्याओं में दशमलव ना लगा रहे तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है वह जितना बाईं ओर होगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 5 का स्थानीय मान केवल 5 होगा, यहाँ 5 का स्थानीय मान 50 होगा, यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 500। मैंने क्या बोला कि जब संख्या में दशमलव ना हो, जब संख्या में दशमलव ना हो तो वह अंक जितना बाईं ओर होगा उतना ज़्यादा उसका स्थानीय मान होगा, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंक जितना बाईं ओर होगा उतना उसका स्थानीय मान होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ दशमलव के बाद वाले में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अब आप खुद देख के बताओ कि 5 सबसे बाईं ओर कहाँ पे है, तो सबसे बाईं ओर 5 हमारा यहाँ पे है, सो हमारा स्थानीय मान कौन सा हो जाएगा 146.5। सीधी भाषा में समझो कि किसी भी संख्या का अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाता है तो जब वो सबसे बाईं ओर होगा
उस समय उसका स्थानीय मान क्या होगा, सर्वाधिक होता है कभी भी, चाहे संख्या में दशमलव हो और चाहे संख्या में दशमलव ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 9, इसको हम लोग लगाएंगे भागु जोग। अगर आप पढ़े होगे तो भागु जोग जिसे बॉडमॉस के थ्योरम से जाना जाता है, बॉडमॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया गया 13 माइनस 8 गुणे 2 धन 3, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल से तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे 13 को ऐसे ही रहने दो। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, भागयोग का मतलब ये होता है पहले भाग करो, तो इसमें कहीं भी भाग नहीं दिया है। फिर क्या कहता है, गुणा करो, तो गुणा दिया है तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, यानी 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 लिख लो प्लस 3। फिर वही सवाल हो गया कि दोस्तों सबसे पहले समान चिन्ह वालों को आप छेड़ा करो, तो जब समान चिन्ह वालों को छेड़ोगे तो ये 13 प्लस के साथ है और ये 3 भी प्लस के साथ है, तो 13 और 3 कितना हो गया 16 हो गया, और 16 में से 16 जाएगा कितना आ जाएगा आंसर 0। तो इस तरह से आपका मान कितना हो गया 0। देखो 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य पूछा है आपसे, ध्यान से समझना। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज, देखो समझना ध्यान से, गुणज। ठीक है, और गुणनखंड, दो शब्द होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, गुणन खंड जो होता है इनमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो खंड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है खंड का मतलब, तोड़ना। मतलब अगर किसी भी संख्या का, जैसे मान लो आपसे पूछा गया 4 का गुणनखंड करो, ठीक है, तो संख्या को तोड़ना है, मतलब 1 2 और 4 इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, मतलब गुणनखंड में कभी भी जो आंसर आते हैं वो उस संख्या से अधिक नहीं होते हैं। देख रहे हो यहाँ पे 4, लेकिन जो गुणज होता है, अब इसके लास्ट में क्या लिखा है, जोड़ना, जोड़ना। ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया है 5 अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य का मतलब ये हो गया जोड़ना, यानी गुणज का मतलब हो गया जोड़ना। मतलब 8 प्लस 8, पहला अपवर्त 8 ही हो गया, दूसरा अपवर्त 8 प्लस 8, ठीक है, यानी कि 16, तीसरा अपवर्त 8 प्लस 8 प्लस 8, 3 बार हम 8 को जोड़ दिए यानी 24। इसी तरह से चौथा अपवर्त 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 32। इसी तरह से हम जो पांचवा जोड़ेंगे तो 8 पचे 40। अब आप लोग कहोगे सर डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वही तो हमने बताया बच्चा। लेकिन हमने कैसे बताया, हमने आपको फुल कॉन्सेप्ट में बताया, कभी भूलना मत इसको। अगर अपवर्त्य पूछा है तो उसका मतलब ही होता है हम काउंट करेंगे एंड उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है 350 का 10% कितना होगा। देखो बहुत सिंपल से तरीके में मैं आपको बताया, 350 का 10% आप लिख लो और मान लो ये x के बराबर होगा। अब इसको लिखो 350 का मतलब गुणा 10 का मतलब 10। अभी प्रतिशत को मैंने बताया कि प्रतिशत में जो डंडा है इसके नीचे लगा दो, 2 जीरो बने हैं उनको लगा दो और 1 लिख दो, बस सिंपल सा काम। इससे ये कैंसिल, बचा कितना 0 यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल, बचा कितना 35, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 35, तो आंसर हो गया हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3abc, यहाँ ABC की जो जाति है इसी जाति का एक और टर्म आप ढूंढो तो आपको मिलेगा 5abc। और याद रखो संख्या हद सदैव अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके चलती है। ठीक है, यानी 5abc चाहे जहां जाएगी तो वो किसको लेके जाएगी, माइनस को लेके जाएगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसके पास एक जाति वालों को एक साथ लिखेंगे, यानी 3abc माइनस 5abc। उसके बाद क्या बचा है 2ab स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर माइनस को लेके ही चलेगा, तो इसको लिख लो माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ देखो इसके पास प्लस है और इसके पास क्या है, माइनस है। चूंकि चिन्ह विपरीत हैं इसलिए सदैव माइनस में आंसर आएगा। चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है माइनस में आंसर आए। चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं घट जाती हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5 हैं, 3 हैं, इनको घटा दो तो कितना मिल गया 2। अब चिन्ह कौन सा लगता है, ध्यान से समझो, जब चिन्ह विपरीत होंगे तो संख्याएं घट जाएंगी, रूल है ये। जब चिन्ह विपरीत होंगे संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी। और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के पास वाला लगेगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5, इसके पास चिन्ह कौन सा है, माइनस का, यानी माइनस में चिन्ह लगेगा एंड ABC लिख दो। अब फिर यहाँ पे भी देखो इसके भी चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो संख्याएं घट जाएंगी, यानी 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1, AB स्क्वायर लिख लो। अब मैंने आपको बताया कि जब चिन्ह विपरीत है संख्याएं घट जाएंगी तो चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के पास। बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, यानी चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2abc प्लस
AB²। ठीक है, फिर दिया गया है तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है। याद रखो कि अगर हम दो बिंदु, जैसे मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, अब हमने इनका नाम दे दिया A और B। अब यहाँ से अगर आप इनसे कितनी रेखाएं खींच सकते हो, इन दोनों से होकर जाए, वो रेखाएं इन दोनों से होकर जाए, तो केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल एक रेखा। ध्यान रखो, अगर कहा जाए कि किसी तल पर स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से होकर बहुत सारी यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं या अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन दो बिंदु को से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, फिर दिया गया है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या का संबंध को लिखिए। तो किसी वृत्त की व्यास और त्रिज्या का संबंध, अब देखो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है आपका 2r, और r ही हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो ये हमारा संबंध हो गया व्यास और त्रिज्या का। ठीक है, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, फिर यही बॉडमॉस का थ्योरम का है। इसको बहुत आसानी से हम लोग लगाते हैं, बहुत ध्यान से लगाएंगे। तो दिया गया है 121 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा गया है 16 माइनस, फिर लिखा गया है 14 माइनस, फिर लिखा गया है 9 माइनस 6 एंड क्लोज ऑल द ब्रैकेट्स। अब देखो इसको करना क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपको बॉडमॉस के थ्योरम में वी बॉडमॉस यानी ब्रैकेट्स हमें तोड़ना होता है। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट तोड़ना होता है। तो 121 से लेके छोटे ब्रैकेट तक हम ऐसे चुपचाप लिखते जाएंगे। तरीका समझो आप लोग, क्योंकि आपसे गलती होती है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही लिखते जाना है। मैंने कहा छोटे ब्रैकेट तक हम लिख लेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें क्या दिया गया है, तो 9 में से 6 घटाया गया है, यानी कितना बचेगा 3। और इस ब्रैकेट के पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा होगा, और 9 में से 6 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 3। तो छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अभी क्या बचा, मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट लगाओ और बड़ा ब्रैकेट लगाओ। फिर इसी तरह से 121 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माइनस, इसको लिखेंगे 14। अब इस मझले ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो मझले ब्रैकेट के अंदर भी हम पहले घटा नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बॉडमॉस का मतलब ही होता है पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में है, इसलिए हम पहले घटाएंगे नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 3 और 3 का। तो हम जब गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, और फिर ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 121 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस, अब 14 में से अगर 9 घटा दोगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, एंड फुल ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसी तरह से 121 डिवाइडेड बाई 16 में से 5 घटा दोगे तो क्या बचेगा 11, और 11 से जब 121 में भाग दोगे तो 11 ही आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि जो आप पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाओगे, ठीक है, मान लो ये आपने एक लाइन खींच लेना है, उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल पे इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप लगाना है। ठीक है, ये चाप जब आप लगा लोगे तो फिर आपने पहले ए पर प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ पे एक चाप लगाना है। ठीक है, इस तरह से। फिर अब ये जो चाप जहाँ पे काटा है उसका नाम दे दो बी। अब बी पर प्रकार की नोक रखनी है और कुछ इस तरह से यहाँ पे चाप लगाना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे चाप लगाना है। ठीक है, और चूंकि ये चाप ऐसे आप लगाए रहोगे तो काफ़ी बड़ा सा लगा रहेगा। अब यही चाप जहाँ कट रहा है वही आपका 60 अंश हो जाता है। सीधी भाषा में पहला चाप जहाँ कटता है वहीं 60 अंश हो जाता है। समझ में आई बात? अब क्या करते हैं कि अब ये जो चाप है, अगर आपसे 30 अंश पूछता, ये आपका 60 अंश बन गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। अगर 30 अंश पूछता तो आपको इतनी लेंथ लेनी है पटरी और प्रकार पे, प्रकार पे पेंसिल यहाँ रखना है और नोक यहाँ रखनी है। उसके बाद एक चाप इधर लगानी है और यहाँ पे नोक रख करके एक चाप इधर लगानी है, और फिर यहाँ से जब आप मिला दोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। अब मान लो रोहित के पास 100 आम है। पहले आप लोग ये मान के लगाया करो, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए। तो मान लो 100 आम है तो उसमें से कुछ ही तो दिया होगा, तो मान लो 50 अपने भाई को दे दिए। तो अब उसके पास कितने बचे? तो इसको निकालने के लिए हम 100 में से क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे। अब 100 की जगह पे क्या दिया गया है, तो 4x - 3y + 7z दिया गया है। इसका मतलब जब हम बचे आम निकालेंगे तो हम लिखेंगे बचे आम बराबर क्या लिखेंगे, 4x - 3y + 7z
में से हम क्या घटा देंगे, -2x - 3y + 7z। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख जाता है, इसका मतलब ये जो माइनस है ये अंदर के सारे चिन्हों को क्या कर देगा, बदल देगा। तो हम लिख सकते हैं 4x - 3y + 7z। रुक जाओ, अब ये माइनस अंदर के सारे चिन्ह बदलेगा, मतलब ये माइनस है तो किस में निकलेगा, ये प्लस में आएगा, फिर ये माइनस है तो किस में निकलेगा, प्लस में आएगा, फिर ये प्लस है तो किस में निकलेगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समान चिन्ह, समान जातियों वाले, जैसे 4x और 2x ये दोनों समान चिन्हों के साथ हैं, तो जब समान चिन्हों के साथ संख्याएं होती हैं तो जुड़ जाती हैं, यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x। और मैंने बताया था जब विपरीत चिन्हों के साथ संख्याएं होती हैं तो घट जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है ये 3y किसके साथ है, माइनस के साथ है, और ये 3y किसके साथ है, प्लस के साथ है, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल। फिर ये 7z किसके साथ है, प्लस के साथ है, और ये 7z किसके साथ है, माइनस के साथ है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा कितना, 6x आम उसके पास क्या होंगे, बचे होंगे। अगला दिया गया है 56, 70 और 84 का लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो उसको हम लोग देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कोई मेथड नहीं कहा है, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से हम इसके लसप को निकाल सकते हैं, मतलब हम जैसे हम बचपन में निकाला करते थे वैसे निकाल सकते हैं। अगर हम 7 से काटें तो 7/56, 7 दाएँ में 70 और 12 सत्ते 84। अब यहाँ पे हम अगर 2 से काट दें तो 2 चौको 8, 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12। फिर आप जब 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 5 ही रहेगा, और 2 तियाँ 6। एंड फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, 2 × 5 × 3 तो यहाँ मिलेगा, और 7 × 2 × 2, यानी हमारा जो लस होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 × 2 × 2 × 2 × 5 × 3। तो इस तरह से हमारा लसप हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे बताना है। फिर लिखा गया है प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का, देखो जब व्यास आपका 7.2 सेंटीमीटर है तो आपके इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 7.2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारी जो त्रिज्या आ जाएगी वो 3.6 सेंटीमीटर। अब आपकी पटरी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, जिसमें आपका 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं तो 6 तक। तो आप क्या करना, प्रकार की नोक यहाँ रखना और पेंसिल को इस 3 के बाद इस छोटे छोटे खानों में 6 पर ले जाके रखना। पेंसिल की नोक इस 6 पर रहेगी, यानी 3 के बाद 3 सेंटीमीटर के बाद 6वें खाने पे रहेगी, और प्रकार की नोक यहाँ रहेगी। तो जब इसको इस तरह से बना लेना तो इस प्रकार के डंडे को पकड़ना और कापी पे रख के घुमा देना इसको चारों तरफ, वही आपका सर्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल दिया गया है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूल पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, जैसे 300, 250, 100 और 150, ठीक है। अब इन पौधों को क्या करना है, यहाँ देखो क्या लिखा है, लिखा गया है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। देखो पिक्टो का मतलब ये होता है, पिक्टो इस तरह से लिखा जाएगा और इसमें पिक मिल रहा है। पिक का मतलब क्या होता है, चित्र, चित्रा रेखा इसे हिंदी में बोलते हैं, याद रखना इस चीज को, और इस पे आपको प्रदर्शित करना होता है, ठीक है, या चित्र आरेख बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब क्या होता है कि जब हमें चित्र से प्रदर्शित करना होता है, जबकि लिखा भी गया है, जबकि 50 पौधों को हम एक फूल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में खुद लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना होता है। देखो बनाना कैसे होता है, आप ऐसे चार्ट बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग दो, ठीक, और एक तरफ यहाँ पे लिखो आप गुलाब। सबसे पहले गुलाब दिया गया है तो आप लिखो गुलाब, और यहाँ पे गुलाब में कितने फूल लगे हैं, तो 300। अब चूंकि 50 फूलों के लिए, 50 पौधों के लिए हमें कितना दिखाना है, एक फूल दिखाना है, तो 300 पौधों के लिए कितना दिखाना पड़ेगा, तो 50 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 6, यानी 6 फूल हम बनाएंगे। यानी इस तरह से यहाँ पे 1, फिर 2, फिर हम क्या बनाएंगे 3, फिर हम बनाएंगे 4, 5 और हमारा क्या हो गया 6। इसी तरह से हमारे पास अब 250 हैं, तो 250 को दिखाने के लिए जब हम 50 से भाग देंगे तो 5 फूल बनाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गेंदा, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे गेंदा, और यहाँ पे कितने फूल बनाएंगे हम, 5 फूल बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 फूल बना लेना है, ठीक है, 4 और हो गया 5, ठीक है। इसी तरह से हम जूही लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमने कितने फूल बनाने हैं, तो देखो 50 के लिए 1 बनाना है, 100 के लिए कितना 2 बनाएंगे, यानी 1 और ये हमारा कितना हो गया 2। एंड लास्ट में हम डहेलिया लिखेंगे और फिर हम कितना बनाएंगे, 3 फूल बनाएंगे, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3, इस तरह से हमारे फूल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनका गुणा कराना है। तो देखो गुणा कराने तो बहुत सिंपल है, अंश का अंश में करा दो, हर का हर में करा दो, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे एलसीएम लेना होता है दोस्तों। 7/8 धन 3/4 में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हर का लघुत्तम लोगे तो आपको कितना मिलेगा 8। देखो करते कैसे, बहुत ध्यान से समझना, आगे भी अगर इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आप समझ जाओगे। तो ये 8 से जब हम 8 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो जब हम एक बार में हमारा गया तो इसी एक का, चूंकि हमने 8 से इस 8 को काटा है, तो इसी 8 के अंश में जो हमारा भागफल आता है, जैसे 1 आया है, ध्यान से समझो, पहले हम 8 से 8 को काटेंगे, भागफल कितना आया 1। अब इस 1 का हम इसके साथ में गुणा कराएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इस 8 से काटा था। अगर हम 4 से काटते तो भागफल का हम किस में गुणा कराते, 3 से, ठीक है, 3 में गुणा कराते। तो हमने 8 से काटा है तो भागफल 1 आया है, और इस 1 का हम किस में गुणा कराएंगे, 7 में, तो हमने 7 लिख लेना है। इसी तरह से जब हम 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और इस 2 का हम किस में गुणा कराएंगे, 3 में। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 7 6 कितना हो गया 13/8। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।